लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। और एक तरफ जब बात करते हैं विश्व में शांति की और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद नेता के रूप में उभर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए भी एक समस्या खड़ी हो गई कि वो कैसे और किसका समर्थन करे। हालांकि प्रधानमंत्री ने तुरंत इजराइल के समर्थन में बयान दिया है, लेकिन इस युद्ध का भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग साहब। एक तरफ तो सऊदी अरब से, अरबियन कंट्रीज से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इजराइल हमारा एक नेचुरल दोस्त है। ऐसे में भारत की स्थिति क्या देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला है, किसी दो देशों के बीच झगड़ा नहीं है। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो केवल हिंसा में विश्वास करता है और जो जिहाद करके इस्लामिक विश्व को बनाना चाह रहे हैं, पूरे विश्व को। इसी ढंग से वो जो बराबर का दूसरा हिजबुल्लाह है, ये लोग स्पॉन्सर्ड हैं, आतंकवादी हैं और दूसरे देश इनको हथियार भी मुहैया कराते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, मॉरल सपोर्ट, क्योंकि 56 देश हैं मुसलमान जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। अधिकांश जो अरब के आसपास के हैं, उनकी मजबूरी कहें या डरते हैं, सब ने समर्थन किया है। यूएई ने लास्ट में डरते डरते किया, क्योंकि इस्लाम खतरे में कहते हैं सबको एक अलग। पर तो मोदी जी ने बिना समय गंवाए, इसको दो देशों का झगड़ा नहीं है, ना इस्लाम वर्सेस यहूदी का झगड़ा है, क्योंकि यहूदी ही ओरिजिनल उनका धर्म था उस एरिया में, उसी से क्रिश्चियनिटी निकली थी, उसी से इस्लाम निकला है। तो मोदी जी ने कहा भी ये जो आतंकवादी घटना कहीं भी होगी वो विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन और रशिया दो देशों के बीच झगड़ा है, दो धर्मों के बीच झगड़ा नहीं, दोनों ही ईसाई हैं या दोनों ही कभी कम्युनिस्ट रहे हैं। यहाँ जो झगड़ा होने से कुछ नई जो इक्वेशन बन रही थी, इस्लामिक वर्ल्ड में भी चौधराट का झगड़ा है। टर्की कहता मैं सबका खलीफा रहना चाहिए, खलीफेट था जिसका गांधी जी ने इस देश में इस्लाम को बढ़ावा दे दिया। अदरवाइज जो दूर किए थे उन्होंने, खलीफा को हटाया था, तो हमें क्या कष्ट हो रहा था। सऊदी अरब मक्का मदीना है, इसलिए वो कहते हैं हम इस्लामिक वर्ल्ड के गुरु हैं। और ईरान शियाओं का सबसे बड़ा नेता है, तो इसलिए उनके अंदर अमेरिका ने धीरे धीरे, ये स्थिति थी मेरे हिसाब इसी महीने में हो सकता था कि संयुक्त अरब गणराज्य इजराइल को मान्यता देता और उसके साथ 20-30 देश और दे देते। डॉक्टर साहब, सवाल वही है, आपने कहा कि देशों के बीच झगड़ा नहीं है, आतंकवादी संगठन है हमास, बावजूद उसके जब इस्लाम की बात आती है तो सारे इस्लामिक देश एक साथ आ गए या हमास की भाषा या इस्लाम की भाषा बोलनी शुरू कर दी। यही तो दिक्कत है ना कि इस्लाम का बेसिक क्या टेनेंट, वो फीचर, वो कहते हैं कि पूरे विश्व में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको जीने का अधिकार है और बाकियों को सबको मार दो। क्लियर लिखा है, स्पष्ट लिखा है हदीस में भी और कुरान में भी। औरों को जीने का अधिकार नहीं कहते वो जी। तो झगड़ा तो हमेशा रहेगा ना। धीरे धीरे उन्होंने, एक देश था जो 56 तो हो गए हैं, अफ्रीका के अंदर सब जगह उनके यही झगड़े चल रहे हैं। नाइजीरिया हो, कोई भी हो, उसको मारो आगे आ जाओ, उसको मारो आगे आ जाओ। ये धीरे धीरे यूरोप को काबू करने की इनकी साजिश है 30-40 साल में। और भारत को तो यदि आज मोदी और योगी ना होते तो कितने ही यहाँ पर आज कांड हो गए होते पिछले, आप गिन सकते हैं। 2000 जो बम्बई के 2008 वो था, उसके बाद लगातार कितने बम कांड हुए, लगातार कोई शहर नहीं बचा था। अब 14 के बाद स्थितियाँ काबू में आई हैं। इस देश का सौभाग्य है और इस देश की मिलिट्री बटी हुई नहीं किसी जाति में, धर्म में या उसमें। देश की पुलिस भी स्ट्रांग है और देश का मनोबल नेतृत्व है। परंतु खतरे हैं और इन खतरों के लिए ही मैं कह रहा हूँ, यदि आज यूएई और इजराइल का समझौता हो गया होता, जॉर्डन का धीर है, बाकी कईयों से हैं, तो विश्व में शांति की तरफ बढ़ते और लिबरलिज्म आता, इस्लाम का जो कट्टरपन है वो दूर हो जाए, जैसे ईसाइयत का दूर हुआ है काफ़ी मात्रा में। ईसाइयत को आज 500 साल में आप देखेंगे बहुत परिवर्तन हुआ, इसलिए वो लिबरल हो गए। संडे को चर्च में जाना धीरे धीरे छूटता जा रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन जिस आदमी की, राष्ट्र की, समाज की ठीक होती है, वो लड़ने से बचता है।
लेकिन जब भी इस तरह से झगड़े होते हैं और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में, तो तेल के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। भारत के लिए तो ये एक नुकसान का विषय हो सकता है। नहीं, भारत के लिए सबके लिए नुकसान का है। तेल के रेट बढ़ना, तो तेल भी कल ये अगर एस्केलेट हो जाए, वार बढ़ जाए, तो तेल कैसे पैदा होगा वहाँ? तेल भी नहीं पैदा हो पाएगा, तो फ़ायदा किसको होगा? रशिया चाइना को होगा। पर इतना बड़ा वर्ल्ड है, 800 करोड़ लोग हैं, ये नफ़े नुकसान छोटे मोटे चलेंगे, पर देश और मानवता बचनी चाहिए। इसीलिए जो वसुधैव कुटुंब हम कह रहे हैं, पूरा परिवार, सृष्टि बचे। आज सृष्टि भी तो डामाडोल है। वहाँ मरे 1000 आदमी, 2400 कल अफगानिस्तान में मर गए भूकंप से। क्यों? प्रकृति नाराज है व्यक्ति से, इसीलिए तूफान ज़्यादा आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, समुद्री तूफान आ रहे हैं। सिक्किम में जो कुछ हुआ है अभी, ये इंडिकेशन है पूरे विश्व में इस समय बाढ़ या सूखा है। क्यों? लगातार या तो बहुत बारिश आ रही है और या फिर लगातार सूखा पड़ रहा है। तो ये जो पर्यावरण की जो सुरक्षा की बात है, ग्लोबल वार्मिंग की, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जितना हथियारों का प्रयोग अब ज़्यादा होगा, सारा जहरी तो है ना। अगर 5000 रॉकेट छोड़ेगा आदमी, किससे बने हुए सारा? उसके अंदर वो सारा वही बारूद ही तो है ना। वो पोटेशियम नाइट्रेट हो या दूसरे किसी रूप में हो, ये सब फिर वातावरण को फिर ख़राब करेंगे, समुद्र को ख़राब करेंगे। मैं समझता हूँ देश ऊपर उठ के सोचें, मानवता के लिए सोचें, शांति के लिए सोचें। और इज़राइल और हमास से तो कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि उनका तो क्लियर कट है कि मरेंगे तो जन्नत मिलेगी। पर बाकी लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, अमेरिका, रूस, चीन और सभी देश इस शांति स्थापित करने में भारत का सहयोग करें और भारत को अगुवा बन के आगे बढ़ें। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह इज़राइल की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उसकी आर्मी है, बड़ी सुदृढ़ मानी जाती है, और अचानक ऐसे 5-7 हज़ार मिसाइल का हमला होना, क्या इसको फेलियर माना जाए? फेलियर है भी एक सेंस में, क्योंकि उनका सबसे बड़ा त्यौहार 6 अक्टूबर पड़ता है। और जब भी उन पे हमला हुआ 6 अक्टूबर हुआ, क्योंकि वो 6 अक्टूबर को कोई काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, और इसलिए वो देवर अनप्रिपेयर्ड। दूसरा, वहाँ पिछले 5-6 साल में चुनाव हो गए 7-8, और अभी भी लोग सड़कों पे थे। डेमोक्रेसी का जो अति आ रहा है ना, वो इज़राइल को कमज़ोर कर गया। इसीलिए तो हिम्मत पड़ गई ना हमास की। 5 अंदर से भी घुस गए, बाहर समुद्र से भी आ गए, ऊपर से पैराशूट से भी आ गए। इज़राइल के ऊपर एक धब्बा लगा है। जो इज़राइल रिस्पांस टाइम था उसका मिनटों का, उसको 6-7 घंटे लगे हैं जवाब देने में, क्योंकि 6 अक्टूबर उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार, मौज मस्ती का त्यौहार, हॉलीडे था। उस दिन ये आक्रमण हुआ है। इसको तो वो सह लेगा, ठीक भी कर देगा, क्योंकि वो भी मरने से नहीं डरने वाले लोग। 5-4 दिन में सब चीज़ें आएंगी काबू में, क्योंकि छोटा सा हिस्सा है गाज़ा पट्टी, और वहाँ दोनों पक्ष रहते हैं। मुझे लगता है आगे के लिए भी अभी सोचना चाहिए इस पूरे विश्व को, कि कहीं भी झगड़े हों, लेबनान में झगड़े हैं, सीरिया में, आसपास मुसलमान देश आपस में भी तो कितना लड़ रहे हैं। ईरान इराक को सहता नहीं है। ईरान और सऊदी अरब में चीन ने अभी थोड़ा समझौता कराया था। ईगोज़ हैं, पैसा बहुत आ गया है, उसके कारण से औकात से ज़्यादा जब चीज़ें आ जाएं तो तंग करती हैं। पर विश्व के लिए सोचें, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आपने कहा कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए, आगे आना चाहिए। किस प्रकार से भारत अब संतुलन बना पाएगा मिडल ईस्ट में, अरबियन कंट्रीज़ और इज़राइल के मध्य? और दूसरा, क्योंकि हमारा तकनीक काफ़ी जो आर्मी के हैं वो डिपेंडेंसी आजकल इज़राइल पे है, मुझे ऐसा सुनने में आया है। नहीं, ये सब चीज़ें ओवर प्ले होती हैं। हम टेक्नोलॉजी, भारत वाले को तो एक बार कोई चीज़ दिखा दो उसी टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं या उसे सीख लेते हैं। हम आज अपनी जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हो, बढ़ते रहें, बैलेंस अपने आप हो जाए। क्योंकि भारत को इग्नोर करके, भारत के पास फूड ग्रेन हम ही दे रहे हैं ना सबको खाने के लिए। हमारे पास हथियार पहले मंगाते थे, अब औरों को दे रहे हैं। आज हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड ऊपर है, शेयर मार्केट आज जिटरी नहीं है। इतना बड़ा युद्ध हो जाए तो आज शेयर मार्केट गिरनी चाहिए थी कम से कम 3-4 हज़ार पॉइंट, वो 300 है। इसका मतलब भारत ताकत है अपनी, और वो ताकत के कारण ही समझौता करा सकता कोई है। अमेरिका के लोग सुनते हैं, क्यों? पैसा है। तो भारत के पास जनसंख्या भी है, 140 करोड़ लोग हैं, और हमारी सेनाएं भी मजबूत हैं। मनोबल, प्रधानमंत्री का लीडरशिप जो है वो निश्चित तौर पर देखना। आप, मेरे को लगता है 4-5 दिन में। एक आखिरी सवाल छोटा सा, आपने अभी बीच में छोटी सी एक बात कही, लोकतंत्र।
ज़्यादा लोकतंत्र या सॉफ्ट लोकतंत्र, इसका क्या अर्थ माना जाए कि क्या लोकतंत्र नुकसानदायक है किसी भी राजशाही के लिए या जिस प्रकार से नेतृत्व के लिए? लोकतंत्र नेशनलिज्म को कमज़ोर करता है। जितना ज़्यादा आप लोकतंत्र बात करेंगे तो उतने वो जो लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल वाले हैं, वो संख्या में कम होते हैं पर दिमाग बहुत होता है। वो पूरे विश्व को वो तंग कर रहे हैं। आज पूरा यूरोप उनके कारण दुखी होकर इस्लामिक लोग बढ़ रहे हैं। अमेरिका में वही दिक्कत है। इजराइल में पिछले कितने चुनाव हुए हैं? 6-7 साल में शायद 4-5 हुए होंगे। लगातार लोग अभी भी सड़कों पे थे प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। जब लाखों लोग सड़क पे हैं, वही लोग मिलिट्री में जाके काम करते हैं रात को, तो आपका ध्यान तो डाइवर्ट हो गया ना। तो सोक्रेटिस ने तो 2000 साल पहले बोल दिया था, वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट हैज़ नो अल्टरनेटिव। तो डिक्टेटरशिप चीन की है, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप। रशिया में पुतिन की है। अरब वर्ल्ड में सारे ही चुनाव तो मुश्किल से 2-4 देश हैं जहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया जो लिबरल हैं, इसलिए चुनाव हो जाते हैं। इधर वेस्ट एशिया में तो कोई चुनाव नहीं होता किसी देश में। शेख हैं या राजा रजवाड़ों की टाइप पुरानी वो चल रही हैं। तो इजराइल में जो बार बार चुनाव हो रहे हैं और किसी पार्टी का बहुमत ना आना, यदि आज भारत के अंदर वही होता है जो 89 से 99 तक था, मोदी 10-15-20 पार्टियों की मिलके सरकार होती तो कोई निर्णय हो सकता था क्या? इतना विकास हो सकता था कि खेलों में भी आज हम 1.5 गुना हो गए 4 साल में ही, और ओलंपिक की भी तैयारी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे आ रहे हैं, चांद पे भी, सूरज पे भी, हम हर चीज़ के अंदर खाने से लेकर और सब सफिशेंट हो गए, रिसर्च में आ रहे हैं, इनोवेशन में आ रहे हैं। तो देश के अंदर लोकतंत्र चाहिए। व्यक्ति का डिक्टेटरशिप ना हो, परंतु सामूहिक तौर पर बड़े बूढ़ों की मानने वाले परिवार हैं, वो परिवार ही आगे बढ़ते हैं। ये मैं उतना रूप में ही कहना चाह रहा हूँ। एक बार चुनाव 5 साल में हो तो लोकतंत्र ठीक चलता है, परंतु हर 6 महीने में चुनाव हो तो फिर एक तरफ कुर्सी को पकड़े बैठा हूँ मैं, दूसरी तरफ चुनाव होंगे तो दिक्कत आती है। तो इसलिए सबको सद्बुद्धि दे भगवान, ये युद्ध रुके और शांति से लोग रह सकें, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है, लोगों से भी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका कहना है कि भारत को आगे आना चाहिए युद्ध रुकवाने के लिए। भारत एक मजबूत स्थिति में है, अच्छा नेतृत्व है और साथ में लोकतंत्र को लेकर भी बड़ी गहरी बात कही है। और जो एक देश एक चुनाव की मुहिम चल रही है, कहीं ना कहीं उससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लोकतंत्र की बात करेंगे वो देश को नुकसान पहुंचा सकता है। 5-7 साल में एक बार चुनाव होते हैं, उतना ठीक है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा है, ये युद्ध भी रुकेगा और विश्व में शांति कायम होगी। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।